हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नाउ सिक्स चैनल पे। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग हिंदी साहित्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा। किसी प्रश्न में कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ठीक है। देखते हैं पहला प्रश्न। हिंदी गद्य की गौण विधाएँ हैं निम्न में से कौन से? जीवनी आत्मकथा, यात्रावृत्त गद्य गीत, संस्मरण रिपोर्टाज या फिर उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी हो जाएगा यहाँ पे इसका सही उत्तर, ठीक है। आगे देखते हैं। रूपक का एक भेद है, रूपक का एक भेद है निम्न में से कौन सा? तो नाटक है। रूपक का एक भेद निम्न में से रूपक का एक भेद कौन सा है? नाटक है। मौलिक नाटकों का आरंभ किस युग से माना जाता है? मौलिक नाटकों का आरंभ भारतेंदु युग से माना जाता है, ठीक है। मौलिक नाटकों का आरंभ भारतेंदु युग से माना जाता है। हिंदी में रंगमंचीय नाटकों का आरंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से ही माना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतेंदु ने निम्न में से किस नाटक में भ्रष्ट शासन तंत्र पर प्रहार किया? भारतेंदु ने निम्न में से किस नाटक में भ्रष्ट शासन तंत्र पर प्रहार किया? तो भारतेंदु ने इनमें से अंधेर नगरी नामक नाटक में भ्रष्ट शासन तंत्र पर प्रहार किया। भारतेंदु ने इनमें से अंधेर नगरी नामक नाटक में भ्रष्ट शासन तंत्र पर प्रहार किया। अंधेर नगरी नाटक का कब प्रकाशन हुआ था, यानी अंधेर नगरी नाटक का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1881 ईस्वी में, ठीक है, 1881 ईस्वी में। अगला प्रश्न है। जयशंकर प्रसाद किस वर्ग के नाटककार थे? तो ऐतिहासिक नाटककार थे। जयशंकर प्रसाद एक ऐतिहासिक नाटककार थे। अगला प्रश्न है। अरुण यह मधुमय देश हमारा गीत प्रसाद के किस नाटक का अंश है? अरुण यह मधुमय देश हमारा गीत प्रसाद के किस नाटक का अंश है? तो चंद्रगुप्त नामक नाटक का अंश है अरुण यह मधुमय देश हमारा नामक गीत। चंद्रगुप्त नाटक का अंश है जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। चंद्रगुप्त, यहाँ पे तो जितने भी नाटक है वो सभी जयशंकर प्रसाद द्वारा ही रचित है। ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। आषाढ़ के एक दिन नाटक किसकी रचना है? तो आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक मोहन राकेश की रचना है। 1958 ईस्वी में इसका प्रकाशन होता है। आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक का प्रकाशन कब हुआ? 1958 ईस्वी में। इसके अलावा 1959 ईस्वी में इस नाटक को सर्वश्रेष्ठ नाटक होने का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। सन 1959 ईस्वी में आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक को सर्वश्रेष्ठ नाटक होने का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है। पन्नाधाय के चरित्र पर आधारित रामकुमार वर्मा का एकांकी नाटक निम्न में से कौन सा था? पन्नाधाय के चरित्र पर आधारित रामकुमार वर्मा का एकांकी नाटक निम्न में से कौन सा था? तो दीपदान, ठीक है, दीपदान। यह एक ऐतिहासिक एकांकी है, ठीक है, यह एक ऐतिहासिक एकांकी है। इसमें पन्नाधाय के अपूर्व त्याग, बलिदान एवं देश प्रेम की कहानी है। दीपदान नामक एकांकी में पन्नाधाय के अपूर्व त्याग, बलिदान एवं देश प्रेम की कहानी है। अगला प्रश्न देखेंगे। हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास निम्न में से कौन सा माना जाता है? तो परीक्षा गुरु को माना जाता है हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास। इसके रचयिता कौन रहे? लाला श्रीनिवास दास। प्रकाशन कब हुआ? 1843 ईस्वी में, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। उपन्यास के बारे में यह किसका विचार है? मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। उपन्यास के बारे में यह विचार किसका है? तो यह विचार है उपन्यास के बारे में मुंशी प्रेमचंद जी का। अगला प्रश्न है। किस उपन्यासकार की रचनाओं को पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखी? निम्न में से किस उपन्यासकार की रचनाओं को पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखी? तो देवकी नंदन खत्री की रचनाओं को पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखी। प्रेमचंद से पूर्व के उपन्यासकारों का मूल उद्देश्य क्या था? जो प्रेमचंद से पूर्व उपन्यासकार रहे
उनके उपन्यासों का मूल उद्देश्य क्या था? तो उनके उपन्यासों का मूल उद्देश्य रहा मनोरंजन एवं सुधार। प्रेमचंद से पहले जो उपन्यासकार अपनी रचनाएं रचा करते थे, उन रचनाओं का मूल उद्देश्य हुआ करता था मनोरंजन एवं सुधार। अगला प्रश्न देखते हैं, इरावती किसका अपूर्ण उपन्यास है? इरावती किसका अपूर्ण उपन्यास है? तो इरावती आपका हो जाएगा जयशंकर प्रसाद का अपूर्ण उपन्यास है। इरावती जयशंकर प्रसाद का अपूर्ण उपन्यास है, अधूरा उपन्यास है कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्व दीप्ति शैली पर लिखा हुआ हिंदी का प्रथम उपन्यास एवं उसके रचनाकार कौन है? पूर्व दीप्ति शैली पर लिखा हुआ हिंदी का प्रथम उपन्यास एवं उसके रचनाकार है शेखर एक जीवनी अज्ञे। शेखर एक जीवनी जो कि अज्ञे द्वारा रचित है। शेखर एक जीवनी जो कि अज्ञे द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद का पहला कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ? जयशंकर प्रसाद का पहला कहानी संग्रह सन 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। जयशंकर प्रसाद का पहला कहानी संग्रह सन 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। क्या नाम था? छाया। जयशंकर प्रसाद का पहला कहानी संग्रह का नाम छाया कब प्रकाशित हुआ? सन 1912 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, कहानी सौंदर्य की झलक का रस प्रदान करने वाली है, यह कथन किसका है? कहानी सौंदर्य की झलक का रस प्रदान करने वाली है, यह कथन है प्रसाद का, जयशंकर प्रसाद का यह कथन है। अगला प्रश्न देखेंगे, आधुनिक कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है? आधुनिक कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जीवन का मर्मस्पर्शी चित्रण। आधुनिक कहानी का मुख्य उद्देश्य है जीवन का मर्मस्पर्शी चित्रण। ठीक है, आगे देखते हैं, नई कहानी जीवन के प्रति एक नया भावबोध जगाती है, यह कथन किसका है? नई कहानी जीवन के प्रति एक नया भावबोध जगाती है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है नामवर सिंह जी का। यह कथन है नामवर सिंह जी का। ठीक है, आगे देखते हैं, गद्य यदि कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, ऐसा किसने कहा है? गद्य यदि कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, ऐसा रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। आगे देखते हैं, ललित शैली में लेखन कार्य के लिए कौन प्रसिद्ध है? ललित शैली में लेखन कार्य के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो विद्यानिवास मिश्र प्रसिद्ध है। ललित शैली में लेखन कार्य के लिए विद्यानिवास मिश्र को माना जाता है। विद्यानिवास मिश्र काफ़ी प्रसिद्ध रहे। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग के निबंधकार निम्न में से कौन माने जाते हैं? द्विवेदी युग के निबंधकार माने जाते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी और अध्यापक पूर्ण सिंह। ठीक है, यानी कि इसका सही विकल्प हो जाएगा क और ग दोनों ही। महावीर प्रसाद द्विवेदी और अध्यापक पूर्ण सिंह ये द्विवेदी युग के निबंधकार माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, निबंध विधा का पितामह किसे कहा जाता है? निबंध विधा का पितामह किसे कहा जाता है? तो रामचंद्र शुक्ल को कहा जाता है निबंध विधा का पितामह। आगे है, शरीर के अंगों पर आधारित निबंधों के रचनाकार कौन थे? शरीर के अंगों पर आधारित निबंधों के रचनाकार थे प्रताप नारायण मिश्र। शरीर के अंगों पर आधारित निबंध रचे गए किनके द्वारा? प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, किस निबंधकार को हिंदी निबंध का आदर्श माना जाता है? रामचंद्र शुक्ल को हिंदी निबंध का आदर्श माना जाता है। रामचंद्र शुक्ल को हिंदी निबंध का आदर्श माना जाता है। अगला प्रश्न है, नंद दुलारे वाजपेयी की आलोचना की विशेषताएं क्या है? छायावाद का समर्थन, द्विवेदी युगीन दोषों का उद्घाटन, नई कविता के दोषों का उद्घाटन। नंद दुलारे वाजपेयी की आलोचना का उद्देश्य है छायावाद का समर्थन करना, द्विवेदी युगीन दोषों का उद्घाटन करना, साथ ही नई कविता के दोषों का उद्घाटन करना। ये तीनों ही आपके नंद दुलारे वाजपेयी की आलोचना की विशेषताएं रहीं। ठीक है, तो आज का यह हमारा अंतिम प्रश्न रहा। अगली क्लास में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। धन्यवाद।